अध्याय। और आइए अब आपको सुनाते हैं एक ऐसे इलाके की कहानी जिसने उत्तर प्रदेश को कई बड़े बड़े गैंगस्टर दिए। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर पूर्वांचल के इलाके में, बाहुबली बनने का क्रेज था। नए नए लड़के शूटर, गैंगस्टर बनना चाहते थे। हरिशंकर तिवारी, वीरेंद्र शाही, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ब्रजेश सिंह, श्री प्रकाश शुक्ला सरी के कई नाम इस फहरिस्त में शामिल हैं, जिन्होंने अपराध की राह पकड़ी और उसी पर आगे बढ़ते चले गए। इनमें से कोई एनकाउंटर में मारा गया, तो कोई दुश्मन की गोली का शिकार हुआ, तो कोई जेल में बंद है। सवाल यह है कि पूर्वांचल में क्रिमिनल बनने का क्रेज आखिर हाई क्यों था? इसे समझने के लिए देखिए हमारी खास पेशकश, अपराध, रूट्स ऑफ माफिया। आज की सबसे बड़ी राशि का टेंडर कूलर लगवाने का जाता है श्री रसिकलाल सोनकर को। टेंडर राशि का 10% बतौर बैंक गारंटी। 70 और 80 के दशक में उत्तर प्रदेश या कहिए कि पूर्वांचल में कमोबेश ऐसा ही होता था। सरकारी दफ्तरों में ठेकेदारी के लिए ऐसी ही दादागिरी हुई। जी, वो बाबा ने फोन कर दिया था, सोन का टेंडर नहीं डालेगा। यानी कि मैदान साफ है। जी। आज की सबसे बड़ी राशि का टेंडर कूलर लगवाने का जाता है श्री रसिकलाल सोनकर को। क्योंकि तब उत्तर प्रदेश में विकास नए सिरे से आकार ले रहा था। हाईवे बन रहे थे, फैक्ट्रियां लग रही थी, स्कूल कॉलेज बन रहे थे, सरकार पैसे लगा रही थी, निजी कंपनियों के जरिए काम करवा रही थी। रेलवे स्क्रैप की खरीद से लेकर कोयले के खनन और सड़क निर्माण तक हर किसी के लिए ठेका जारी होता था। इस ठेकेदारी में मोटी कमाई होती थी। तब ई टेंडर नहीं होता था, सीधे सरकारी दफ्तर से ठेकेदारी मिलती थी। ठेकेदारी एक वो व्यवसाय है जिसमें एक ईमानदारी के साथ अगर व्यक्ति थोड़ा पढ़ा लिखा हो और उसको अपने मकसद की जानकारी हो तो ठेकेदारी एक बहुत अच्छा व्यवसाय है। ठेकेदारी का मतलब होता है आप किसी एक सरकारी संपत्ति या सरकारी जो काम है उसका हक हासिल करते हैं उसे करने के लिए। वो पीडब्ल्यूडी का हो सकता है जिसमें सड़क या भवन बनाना हो, वो माइनिंग का हो सकता है, रेत के ठेके हैं, मिट्टी की खुदाई है, नदियों में मछली मारने का ठेका है, या आप उसे इस तरह देख सकते हैं कुछ बड़े पैमाने पर, जैसे ख़ासतौर से अगर अतीक के संदर्भ में देखें तो रेलवे के स्क्रैप का बहुत बड़ा ठेका है। रेलवे के ठेके बहुत बड़े बड़े होते हैं। एक तो रेलवे के स्क्रैप, अब एक डब्बा भी अगर स्क्रैप के तौर पे नीलाम हो जाएगा तो वो भी लाखों करोड़ों का रुपए इस तरह से होगा। तो सबसे बड़ा रेलवे की स्क्रैप की ठेकेदारी थी। तत्कालीन इलाहाबाद में भी रेलवे का बड़ा ऑफिस है, प्लस इलाहाबाद में आपका जमुना के उस पार आर्मी का सीओडी छिवकी है, जो आर्मी का व्हीकल्स का, वेपन्स का और बहुत सारी चीज़ों की नीलामी वहाँ भी होती है, तो वहाँ भी हुई। जहाँ उनको ज़्यादा प्रॉफिट दिखाई देगा वहीं ठेका ले लेंगे, जहाँ इनका बाहुबल काम करेगा उसका ठेका ले लेंगे। तो ये कहीं का भी ठेका ले सकते हैं। इसके लिए चाहिए होता था गैंग, गैंगस्टर और गुर्गे। ठेकेदारी के लिए पूर्वांचल की जमीन ऐसे ही गैंगस्टर्स का गढ़ रही थी। बहुत जल्द और बहुत आसानी से पैसा कमाने की हसरत में गली गली में गुंडे तैयार हो रहे थे, जो कंचे खेलने की उम्र में तमंचे से खेलते थे। जंगली मशरूम की तरह उगते इन अपराधियों में से जिसके जिगर में सबसे ज्यादा दम होता था, जिसकी बंदूक में सबसे ज्यादा बारूद होता था, जिंदगी खत्म होने के रिस्क से इश्क करने का साहस जिसमें अधिक होता था, उसी के नाम पर सरकारी ठेका खुलता था। फाइल पर कब ऑटोग्राफ दीजिएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप तो ऐसे ही नाराज हो रहे हैं। नहीं, मैं भी कर देता हूँ। चलते हैं। अखबार में निकला कि टेंडर फला चीज़ों का होना है और इसके फॉर्म फला जगह से ले लें और फला तारीख तक इसको जमा कर दें और दिनांक कितने को टेंडर खोला जाएगा और जो उसमें निकलेगा जिसका लोएस्ट हाईएस्ट जिस तरह का टेंडर हो वो दिया जाएगा। तो पहले तो टेंडर के फॉर्म में तो बड़ा आसान था किसी अपराधी के लिए कि वो किसी को खरीदने नहीं देता था,
या जिस बक्से में जाकर के वो फॉर्म वो भर के टेंडर डालना होता था, उस बक्से को अपने नियंत्रण में रखता था, कोई दूसरा जाके वहाँ डाल ना पाए। तो जब फॉर्म जमा करने की डेट शुरू होगी तो फिर वो बिल्कुल बाहर से ही एकदम जैसे स्कैनर लगा के बैठते हैं कि उनका फॉर्म तो जमा नहीं करने जा रहा है, वो उनका फॉर्म। इसमें गोलियां चलने लगी। कोशिश ये करने लगे कि ये फॉर्म भरने नहीं पाएँ, ये फॉर्म वहाँ पर जमा न करने पाएँ। एसटीएफ का जब नया गठन हुआ था तो इसके अंदर प्रवेश करने के लिए, सारी डायनेमिक समझने के लिए कुछ एसटीएफ के कर्मचारियों को गोरखपुर भेजा गया रेलवे के ठेकेदारी में टेंडर डालने के लिए। जब ये होटल में रुके थे और जाके टेंडर फॉर्म ले आए, शाम को कुछ लोग आए कि आप लोग कौन हैं, यहाँ कैसे आए हैं? उनका साहब हम विद्यार्थी हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और सोचा ठेके में कर लें। उनका अगर अपनी खैरियत चाहते हो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, ये ठेका हमारे अलावा किसी और को नहीं मिलेगा। ये गोरखपुर के बहुत बड़े बाहुबली उनके गुर्गे आए थे, उनके गुंडे आए थे। सबसे मालदार ठेका मिलता था रेलवे में। तब पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर का औरा बहुत बड़ा हुआ करता था। यूपी और बिहार में रेलवे से जुड़े सारे ठेके इसी के अंडर थे। यहीं से रेलवे का ठेका बांटा जाता था, स्क्रैप का टेंडर मिलता था और रेल के खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी थे हरिशंकर तिवारी, जिसकी मर्जी के बगैर 80 के दशक में टेंडर जारी नहीं होता था। हालांकि हरिशंकर तिवारी को चैलेंज करने आया वीरेंद्र शाही। दोनों के बीच बरसों तक ठेकेदारी के लिए खूनी लड़ाई रही और फिर इस जंग में एंट्री हुई उस गैंगस्टर की जिसने अपराध के सारे अनकहे सिद्धांतों को ध्वस्त कर नया आयाम कर दिया, जिसका नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। पहले कत्ल के बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने भी ठेकेदारी से ही अपनी शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम रहा। वो गोरखपुर जंक्शन के बाहर साइकिल स्टैंड की ठेकेदारी लेना चाहता था। आगे श्री प्रकाश शुक्ला गैंगस्टर बना और उसके बाद रेलवे की ठेकेदारी जिसको चाहता था उसे ही मिलती थी। श्री प्रकाश शुक्ला ने ठेकेदारी को अपने हिसाब से नया विस्तार दिया। उसने रंगदारी, उगाही, किडनैपिंग शुरू की, लेकिन दूसरी तरफ पूर्वांचल में और भी कई नाम थे जो अपने बाहुबल के दम पर ठेकेदारी में हिस्सेदारी हासिल कर रहे थे। मसलन गाजीपुर से मुख्तार अंसारी, गाजीपुर से ही ब्रजेश सिंह, इलाहाबाद से अतीक अहमद, जौनपुर से धनंजय सिंह, गोरखपुर से हरिशंकर तिवारी, गोरखपुर का वीरेंद्र शाही। ये वो नाम है जो तब ठेकेदारी और बाहुबल के पर्याय हुआ करते थे। रेलवे के अलावा खनन, सड़क निर्माण या फिर शराब, तमाम ऐसे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में इनका ही पैक्ट होता था। गोरखपुर में तिवारी ग्रुप और शाही ग्रुप, इन दोनों में वर्चस्व की लड़ाई थी और ये वर्चस्व की लड़ाई आपराधिक साम्राज्य की स्थापना और गोरखपुर के रेलवे के ठेके को लेकर के थी। जैसे मुख्तार के लिए कहा जाता है तो कोयले और मछली के ठेके सब उसके पास थे। हरिशंकर तिवारी जी के लिए कहा जाता है कि सड़क के ठेके और रेलवे के ठेके वो खास कर लेते थे। इसके बाद आप लखनऊ में आपको अजीत सिंह का नाम मालूम ही है, सूरज भान का नाम आपने सुना ही होगा, या इलाहाबाद में आपके जो अभी मारे गए अतीक, इनके लोगों ने। तो इस तरह से ये 5-7 ऐसे लोग हैं जो खास करके ईस्टर्न यूपी में कुछ ज़्यादा। अपराधियों ने ठेकों के हिसाब से खुद के नाम पर या अपने करीबियों के नाम पर कंपनियां तक बना ली। सरकारी दफ्तरों में मिलीभगत के चलते इन्हें पहले से ही पता होता था कि टेंडर कब जारी होने वाला है। जो बाहुबली होता था उसे किसी भी कीमत पर ठेकेदारी चाहिए होती थी। इसके लिए वो अपने गुर्गों से डरा धमकाकर बाकी कंपनियों को टेंडर भरने ही नहीं देता था, या फिर जब टेंडर खुलता था तो दबंगई से अधिकारियों को धमकाता था और टेंडर अपने ही कंपनी के नाम पर खुलवाया जाता था। ये ठेके किसे दिए जाएंगे और कैसे दिए जाएंगे, ये पूरी प्रक्रिया शुरुआत से ही भ्रष्टाचार के घेरे में रही। सरकारी दबाव और बंदूक के जोर पर ठेकों पर फैसला होता रहा। अपने दम पर ठेका लेने या दिलाने के लिए इन गैंगस्टर्स ने अलग अलग खेमे की शरण ली। मुख्तार अंसारी साधु सिंह के साथ मिलकर मखनू सिंह की उंगली पकड़कर आगे बढ़ा था। ब्रजेश सिंह ने साहिब सिंह का साथ लिया। अतीक ने चांद बाबा की पाठशाला में बारूदी दीक्षा ली, तो श्री प्रकाश शुक्ला देखते ही देखते खुद अपराध का प्रतिबिंब बन गया। ये जितने भी थे सबका एक ही मकसद था, या तो सरकारी ठेका हासिल करना या सरकारी ठेका दिलाना। बाद के दिनों में ये ठेके ऑनलाइन पोर्टल के जरिए होने लगे। सरकार ने ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट पोर्टल इसके लिए शुरू किया।
लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठेकेदारी पर अपराधियों का प्रभाव कम होने की बजाय और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया, क्योंकि इन बाहुबलियों की कंपनियां भी ऑनलाइन टेंडर भरने लगी। जो टेंडर नहीं हासिल कर पाते वो पैसा कमाने का दूसरा रास्ता अपनाते। देश में 93% सरकारी ठेके खरीद या निर्माण के होते हैं। भले ही किसी कंपनी ने उस ठेके को हासिल कर लिया हो, लेकिन उन्हें काम करने के लिए जमीन पर उतरना होता है। जब वो काम करने आते हैं तो उनसे रंगदारी मांगी जाती है। बिना रंगदारी के कोई काम नहीं होता, लिहाजा चुपचाप उन्हें 5, 10, 15% की हिस्सेदारी मिल जाती है। जो अपराधी है वो किसी को भी ठेका मिल जाए, वो उसे डरा धमका करके, जान की धमकी दे के या और दूसरी तरीक़ों से वो उनसे चौथ वसूले, उनसे फिरौती ले। जैसे आजमगढ़ में कुंटू सिंह नाम का एक अपराधी है, अब तो जेल में है। मैं कुंटू सिंह का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो मेरे इलाके का, मैं उसके बारे में सुनता रहता हूँ। तो वो कोई भी ठेका वहाँ उठता था, और शायद अभी भी हो, या हो सकता अब साम्राज्य उसका सिकुड़ गया हो, कम हो गया हो, तो उसमें एक निश्चित परसेंटेज 5%, 10%, 15% ये उसका बंधा हुआ था। और मज़ेदार बात है कि इसमें सरकारी कर्मचारी ही मदद करते हैं। वसूली कैसे होती है? वसूली तो बेसिकली जो लोग इन्वॉल्व है ठेके देने में, वही, या बिल बना करके जो पेमेंट करने में, वहीं से काट के उसका हिस्सा पहुंचा देते हैं। ये हिस्सेदारी कितनी बड़ी होती है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 2020-21 में देश भर की सरकारों ने 17.33 लाख करोड़ रुपए के ई टेंडर जारी किए। इन ई टेंडर्स में सबसे बड़ी हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की थी, कुल 22.14%, यानी 3.83 लाख करोड़ रुपए के टेंडर यूपी में जारी हुए थे। टेंडर में जारी हुए सरकारी पैसे और जमीन पर होने वाले काम के खर्च का मार्जिन सबको पता था। लोगों को सड़क पर पैसा बिखरा हुआ दिखता था, और जिस लड़के के दिमाग में ये गुणा भाग एक बार सेट हो गया, वो फिर पाइथागोरस की थ्योरम प्रूफ करना भूलकर बम बनाने लगता था। यूपीएससी क्रैक करने की चाहत लोगों की हड्डियां तोड़ने में बदल जाती थी, पेन फेंक कर पिस्टल पकड़ने की लालसा बढ़ने लग जाती थी, और ठेकेदारी हासिल करने की चाहत में बारूदी राह पर जो एक बार निकल गया तो फिर पीछे मुड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि पैसे कमाने का इससे आसान रास्ता और कुछ नहीं दिखता। एक बार जब पैसा कमाने का रास्ता दिख गया तो बाहुबली उसी में अपना स्कोप ढूंढने लगते थे, उसी ठेकेदारी की राह पकड़कर आगे बढ़ते थे और बेहिसाब कमाई करते थे। उत्तर प्रदेश के माफियाओं ने इसका सफल प्रयोग किया। मुख्तार, ब्रजेश, अतीक, हरिशंकर तिवारी या फिर धनंजय सिंह, जिस किसी भी गैंगस्टर का नाम ले लीजिए, उसने ठेकेदारी के रास्ते अरबों की संपत्ति इकट्ठा कर ली। ये 70 के दशक की बात है। इलाहाबाद के चकिया की इस गली में एक परिवार रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बेहद सामान्य थी। घर का मुखिया स्टेशन पर तांगा चलाया करता था और बड़ा बेटा स्कूल में पढ़ता था। वो लड़का 10वीं में फेल हो गया, लेकिन उसी साल 17 बरस का वो लड़का एक शख्स के शरीर पर गोलियां दागकर गुंडई की स्कॉलरशिप हासिल कर लेता है। 44 बरस पहले अपराध लोक में पहला कदम रखने वाला वो लड़का जब मरा तो उसकी संपत्तियों का कोई हिसाब नहीं था। उस गैंगस्टर का नाम था अतीक अहमद। चार दशकों में गुंडागर्दी से लेकर बाहुबली बनने तक के सफर में अतीक ने अकूत संपत्ति बनाई। उसकी झोपड़ी महल में बदल गई, आगे पीछे गाड़ियों का काफिला चलने लगा। कुल मिलाकर यह कहें कि एक तांगे वाले का बेटा बादशाह की तरह रहने लगा था। और उसके बादशाह बनने की शुरुआत हुई माफिया बनकर ठेकेदारी हासिल करने के बाद। गुर्गों के जरिए स्क्रैप की ठेकेदारी करवाता था, कारोबारी और ठेकेदारों से रंगदारी वसूलता था। 2009 की लोकसभा चुनाव में उसने खुद बताया था कि उसकी निजी संपत्ति 25.50 करोड़ थी, जबकि सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक ही पिछले 3 सालों में उसकी 11,684 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति या तो जब्त की गई या फिर ध्वस्त कर दी गई। यह आखिरी आंकड़ा नहीं है, हिसाब लगाना बाकी है। अतीक अहमद ने अपनी बीवी के नाम पर भी आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया, और वो ऐसा बेखौफ होकर पूरी ठसक के साथ करता था। अतीक अहमद के ही दौर में पूर्वांचल में खौफ का दूसरा नाम था मुख्तार अंसारी।
गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। मंडी की ठेकेदारी के लिए बोली लग रही थी। सारे दावेदार बैठे हुए थे, चहल पहल तेज थी। ठेकेदारी को लेकर माहौल गर्म था। दबंगई के दम पर मंडी परिषद की ठेकेदारी के लिए बहस हुई। अचानक पिस्टल निकली, गोली चली और ठेकेदार सच्चिदानंद राय निढाल होकर गिर पड़े। हत्या का आरोप लगा मुख्तार अंसारी पर। मुख्तार की यह पहली हत्या थी जो उसने अपने ठेकेदार आका की ठेकेदारी के लिए की थी। ठेकेदारी को सीढ़ी बनाकर तरक्की का ख्वाब देखने वाले मुख्तार ने उसके बाद पुलिस कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या पुलिस लाइन में कर दी। धीरे धीरे उसका ऑरा बढ़ने लगा। मुख्तार ने अपना खुद का गैंग खड़ा किया और फिर ठेकेदारी में सीधा दखल देना शुरू कर दिया। मंडियों से लेकर शराब और कोयला खनन की ठेकेदारी में मुख्तार की हिस्सेदारी हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक 127 करोड़ से ज्यादा उसके पास बेनामी संपत्ति है। माफिया मुख्तार अंसारी का शूटर हुआ करता था मुन्ना बजरंगी, जिसने महज 14 साल की उम्र में 1979 में 250 रुपए की पिस्टल खरीदकर पहली हत्या की थी। जब जेल के अंदर गोलियां दागकर उसे मारा गया तब उसकी संपत्ति की कीमत 250 करोड़ हो चुकी थी। ठेकेदारी के लिए बाहुबली बने मुख्तार का ही जानी दुश्मन था ब्रजेश सिंह, जो इत्तेफाक से अपराधी बना और अपराध लोक में ऐसा प्रयोग किया जो कल्पनाओं में भी कंपाने वाला था। गैंगस्टर ब्रजेश सिंह कोयला खनन का ठेका लेता था। कोयले की ठेकेदारी में मुख्तार से उसकी दुश्मनी थी। रेलवे स्क्रैप की ठेकेदारी में उसकी हिस्सेदारी थी। शराब और दूसरे छोटे मोटे ठेके में भी उसका दबदबा था। ब्रजेश सिंह ने भी ठेकेदारी के जरिए पैसा बेहिसाब कमाया। ब्रजेश सिंह की तरह धनंजय सिंह ने भी क्राइम करियर को आगे बढ़ाते हुए ठेकेदारी हासिल की। स्वास्थ्य विभाग में ठेकेदारी करते करते धनंजय सिंह ने भी कई 100 करोड़ की संपत्ति जमा ली। जौनपुर के बेहद सामान्य परिवार में जन्मे धनंजय सिंह के चुनावी हलफनामे के मुताबिक धनंजय सिंह के पास 5.31 करोड़ की अचल संपत्ति बताई गई। उनकी पत्नी श्रीकला के पास 780 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। ये वो संपत्ति थी जिसे उसने घोषित किया। बेनामी का हिसाब जांच एजेंसी को लगाना बाकी है। खर्च किया 25 रुपए, बिलिंग कर दी 100 रुपए की। ये डीजल के भरवाने में होता है। या आपने निर्माण कार्य, आपका काम 1 लाख का है, आपने इतनी मिलावट और इतना उसमें सब स्टैंडर्ड काम किया कि काम आपने पूरा कर लिया 25,000 में, 75,000 पचा लिए, बाकी आपने ये दिखा दिया कि साहब इसमें मुतफर्रिक खर्चे आ गए। मुख्तार अंसारी इसके सबसे जीता जाता उदाहरण है। अतीक अहमद इसके सबसे ज़्यादा जीते जाते उदाहरण हैं। शिव प्रकाश के समय में उस समय वीरेंद्र शाही और बाकी जो पूरा उनका गैंग है, ब्रजेश सिंह, ये सब किसी के पास करोड़ों से कम की संपत्ति नहीं है। सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ तक ये संपत्ति पहुंच गई। कोई ऐसा नहीं है जो करोड़पति ना हो। करोड़पति नहीं, लोग अरबपति हैं। पैसे और बाहुबल को सुरक्षित रखने के लिए जरूरत होती थी पावर की। पावर मतलब सियासी शक्ति। दूसरों के लिए काम करने वाले ये माफिया डॉन मसल और मनी पावर के साथ राजनीति में एंट्री करते थे और विधानसभा और संसद की शोभा बढ़ाते थे, और यही नए नए लड़कों को गैंगस्टर बनने का रास्ता तैयार करता था। एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के अपराध लोक की कहानी। जब यूपी की सियासत का डीएनए बदल रहा था, तब अपने पैसे और बाहुबल के दम पर सबसे पहले राजनीति में एंट्री की थी इस शख्स ने, जो अब पूर्वांचल में खौफ और ठेकेदारी का दूसरा नाम हुआ करता था, जिसे आप क्राइम वर्ल्ड में हरिशंकर तिवारी के नाम से जाना जाता था। गोरखपुर के माथे पर स्लाइस ऑफ सिसिली और शिकागो ऑफ द ईस्ट के नाम का धब्बा लगाने वाले हरिशंकर तिवारी ने सियासत में सबसे पहले एंट्री की और उसके बाद तमाम माफियाओं के लिए राजनीति का दरवाजा खुल गया। ठेकेदारी से पैसा कमाने के बाद माफियाओं ने कैसे पावर जुटाया, वो देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। साल 1985, चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ। एक ऐसे शख्स ने पर्चा दाखिल किया जो तब पूर्वांचल में खौफ, बाहुबल और ठेकेदारी का पर्याय हुआ करता था। हत्या, रंगदारी और वसूली जैसे 26 धाराओं में सुसज्जित था, जिसका नाम हरिशंकर तिवारी था। रेलवे, कोयला, खनन और शराब की ठेकेदारी में अकूत पैसा कमाने के बाद राजनीति में एंट्री करने वाले पहले बाहुबली थे हरिशंकर तिवारी।
वो चुनाव में उतरे और पूरी ठसक के साथ जीत हासिल की। इसके बाद तो 2007 तक जब जब चुनाव हुआ, हरिशंकर तिवारी जीत कर विधानसभा पहुंचे, मंत्री बने और राजनीति में परिवारवाद को विस्तार दिया। और हाँ, इस दौरान भी उनकी क्राइम कंपनी समानांतर चलती रही। गैंगस्टर रहे हरिशंकर तिवारी खुद 6 बार विधायक बने। उनके बड़े बेटे भीष्म शंकर तिवारी सांसद बने। पिता के रसूख के दम पर ही दूसरे बेटे विनय तिवारी विधायक बने, जबकि भांजे गणेश शंकर पांडे को उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष बनवा दिया। मतलब गैंगस्टर के लिए पैसे के साथ अब सियासी पावर भी आसानी से मिल रही थी। लिहाजा हरिशंकर तिवारी ने जिस रवायत की शुरुआत की, उसे बाद के बाहुबलियों ने शिद्दत से निभाया। सियासी परिवार से ताल्लुक रखने वाले गैंगस्टर मुख्तार अंसारी ने राजनीति में पहले अपने भाई को आगे बढ़ाया। अफजाल अंसारी ने 1985 में अपना पहला चुनाव लड़ा और जीता भी। उसके 10 साल बाद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी चुनावी मैदान में आए। वो साल 1995 का था। गाजीपुर सदर सीट पर उपचुनाव हो रहा था। तब टाडा एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी जेल से ही नॉमिनेशन फाइल किया। चुनाव हार गया, लेकिन उसके लिए राजनीति का दरवाजा खुल गया। 1995 के अंतिम महीनों में मुख्तार को बीएसपी ने गाजीपुर का जिलाध्यक्ष बना दिया। तत्कालीन बीएसपी सरकार ने मुख्तार अंसारी को उस समय Z+ सुरक्षा भी मुहैया कराई थी। मुख्तार अंसारी बीएसपी के सिंबल पर 1996 में पहली बार विधायक बना। 60 मुकदमों से लदा मुख्तार 5 बार विधायक बना। सबसे बड़े भाई सिकबतुल्ला अंसारी विधायक बने। अफजाल अंसारी भी सांसद है। मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी भी विधायक है। मुख्तार का भतीजा सुहैब भी विधायक है। और इस सब की जड़ में मुख्तार अंसारी है। उसी का रुतबा मुख्तार के जानी दुश्मन और माफिया ब्रजेश सिंह की भी पूरी फैमिली राजनीतिक सुरक्षा कवच से लैस है। डॉन ब्रजेश सिंह ने तो सीधे विधान परिषद का चुनाव निर्दलीय जीतकर सदन में एंट्री की। ब्रजेश सिंह एक बार एमएलसी बना। उसकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह भी निर्दलीय एमएलसी है। भाई उदयनाथ सिंह 2 बार एमएलसी बना। भतीजा सुशील सिंह भी विधायक है। इसके अलावा भाई, भाभी और बहू पंचायत और ब्लॉक स्तर के नेता हैं। गैंगस्टर ब्रजेश सिंह के दम पर पूरा परिवार सियासत को अपनी उंगली पर नचा रहा है। ऐसे ही अतीक अहमद ने भी अपने भाई को बाहुबल के दम पर जिताकर विधायक बनाया था। माफिया से ठेकेदारी और फिर माननीय बने धनंजय सिंह ने भी अपने पिता और पत्नी को चुनावी मैदान में उतारकर अपनी ताकत को बढ़ाया। ठेकेदार अपराधी जब पैसा खूब हो जाता है, इनको पॉलिटिकल पैटर्नेज की ज़रूरत होती है, राजनीतिक संरक्षण की ज़रूरत होती है, ताकि पुलिस इनके पीछे ना पड़े, इनको अपना काम करने की इजाज़त हो। इनकी ज़रूरत लोगों को ही, भाई 100 आदमी लेके चलता, हमारे लिए कुछ कर सकता है, हमारी पार्टी के लिए कर सकता है। जब उस ठेकेदारी से उनके पास पैसा आ गया तो उन्हें लगा कि साहब हमारे पास तो पैसा भी है, हमारे पास मसल पावर भी है और हम राजनीतिज्ञों का सपोर्ट करते हैं, तो हम खुद क्यों नहीं राजनीतिज्ञ बन सकते। इनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती है तो खुद राजनीतिक हो जाते हैं। ये देखते हैं कि हम दूसरों को MP MLA बना सकते हैं, तो हम खुद क्यों ना बन जाए। और फिर इन्होंने अपना जोड़ तोड़ शुरू की, तो सब कुछ इनके पास है। जो इलेक्शन लड़ने के लिए उस ज़माने में पैसे की, आदमी की जो ज़रूरत थी, वो सब इनके पास रेडीमेड मौजूद था। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये सोचा कि इससे बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता है, इसको टिकट दीजिए, ये बिल्कुल श्योर शॉट हमको एक सीट निकाल के देगा। इस तरह ये राजनीति में घुस गए और ये प्रयोग इनका सफल रहा। माफिया से ठेकेदार और फिर माननीय बनने के बाद ये सारे बेलगाम होते गए। इनके साम्राज्य का बेहिसाब विस्तार हुआ। गैंगस्टर ने अंपायर खड़ा करना शुरू कर दिया। छोटे मोटे अपराध से ये तमाम अपराधी अपराध के पापलोक में उतरते गए। गुंडागर्दी करते करते ठेकेदारी करने लगे, बेहिसाब पैसा कमाया, फिर बाहुबल के जरिए सियासत में आए। सियासत में आने के बाद अपने गुर्गों के जरिए अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चंद सालों में ही गली के गुंडे बादशाह की तरह रहने लगे। बाहुबल को खादी का कवच मिलते ही ये गैंगस्टर अपने गुर्गों को काम पर लगा देते थे। ठेकेदारी के अलावा जमीन कब्जा, वसूली का काम बेधड़क चलने लगता था। अतीक अहमद अपने गुर्गों के जरिए करोड़ों की जमीन पर कब्जा करवाता, उसे कौड़ियों के भाव समझौता कराता और पैसे को अपने साम्राज्य के विस्तार में लगाता। अतीक का उगाही वाला धंधा भी करोड़ों में था। कारोबारियों से चुनाव टैक्स वसूलता था। हेलो, दुबे जी। हाँ शमशाद भाई, SP आर्य से आप क्या कह रहे थे कि मैं तो गोली मार देता, लेकिन मैंने गोली नहीं मारा। कहने अब कोई कुछ भी कह दे, हम उसको क्या कह सकते बताइए। झूठ बोल रहे। विधायक और सांसद बनने के बाद इन पैसों को अतीक अहमद ने कहीं और इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया।
अतीक को कहां-कहां से पैसा आता था समझिए। मनी लॉन्ड्रिंग, रियल एस्टेट कारोबार, होटल कारोबार, जमीन कब्जे से अकूत दौलत आती है। मतलब कभी गली में गुंडागर्दी करने वाला अतीक अहमद बम बंदूक, ठेका, सत्ता की बदौलत कारोबारी बन गया। कहीं अपने नाम पर तो कहीं पत्नी और बेटों के नाम पर कारोबार खड़ा किया। रिपोर्ट के दावों के मुताबिक अतीक अहमद 50 से ज्यादा शेल कंपनियां चला रहा था। तो कंस्ट्रक्शन में भी एक माफिया इन्वॉल्व हो जाता है और ये जो बड़े अपराधी हैं वो अपना पैसा भी लगाते हैं, जिस तरह राजनीतिक लोग अपना पैसा वहाँ लगाते हैं, अपराधी भी लगाते हैं और फिर वो कम काम करके ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से वसूलना चाहते हैं। तो ये अतीक भी ये करता था। अभी जो खबरें आ रही हैं इसका 1000 करोड़ से ज़्यादा का जो साम्राज्य है उसमें बहुत बड़ा साम्राज्य ये कंस्ट्रक्शन एरिया से आया। इलाहाबाद से लेकर लखनऊ और दूसरे शहरों में अतीक ने आलीशान घर बनवाए। हालांकि अवैध तरीके से बने कुछ घरों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की, बुलडोजर चला दिया। इन्हीं पैसे से अतीक अहमद अलीना नाम से शूटर सिटी बसाने की तैयारी में था। हालांकि अवैध जमीन पर अलीना सिटी का सपना उसका अधूरा रह गया, लेकिन दावा किया जा रहा है कि कई शहरों में उसके अवैध अंपायर खड़े हैं। पैसे और पावर की भूख में माफिया डॉन बने मुख्तार अंसारी ने भी ठेकेदारी से हुई अवैध कमाई को सियासी मुहर लगने के बाद कारोबार का आकार दिया। अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट किया, अपनी अवैध कमाई को कारोबार में बदल दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक अतीक की तरह मुख्तार ने भी रियल एस्टेट, होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज लॉन में पैसा लगाया। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक उसने विदेशों में भी पैसे लगाए। पैसों की बदौलत मुख्तार का आभा मंडल और बढ़ता चला गया। इसी तरह रियल एस्टेट और शराब के कारोबार के अलावा व्यावसायिक और आवासीय परिसर में जमकर पैसा लगाया। ये आलिशान टावर मुख्तार अंसारी के ही थे, जिसे अगस्त 2020 में ढहा दिया गया। डॉली बाग में लगभग 10,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने 2 बिल्डिंग को जमींदोज किया गया। अवैध जमीन पर ऐसी कई इमारतें खड़ी कर मुख्तार ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अकूत संपत्ति के मालिक बन चुके धनंजय सिंह ने ठेकेदारी, रंगदारी और सियासत से पैसा कमाया और कारोबार में लगा दिया। धनंजय सिंह ने भी व्यावसायिक और आवासीय परिसर बनवाए, राइस एंड फ्लोर मिल लगवाई, कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू की, जमीन का कारोबार किया, कई पेट्रोल पंप खोले। शून्य से शुरुआत करने वाले धनंजय सिंह शिखर तक पहुंच गया। बम बंदूक के सहारे ठेकेदारी और सियासी सीढ़ी चढ़ते हुए आज करोड़ों के साम्राज्य का सुल्तान बना है। इसी तरह हरिशंकर तिवारी ने भी अपने कारोबार को विस्तार दिया। लखनऊ में होटल, गैस हाउस, आइस फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन कंपनी सब तिवारी एंड फैमिली के नाम पर चल रहा है। जिसका भी नाम ले लीजिए, कमोबेश सारे गैंगस्टर इसी तरह बम बारूद से होते हुए ठेकेदारी के रास्ते सियासी सीढ़ी चढ़कर अपना साम्राज्य खड़ा करते रहे। यही वजह रही कि 80 और 90 के दशक में पूर्वांचल गैंगस्टर्स का गढ़ रहा था। नए नए लड़के जल्द से जल्द पैसा कमाने की चाह में अपराध की राह पकड़ते थे। भले ही कुछ गुंडे ठेका, पैसा, पावर के जरिए अपना एम्पायर खड़ा करने अपने मकसद में कामयाब रहे हों, मगर सच्चाई यही है कि अपराध लोक में जीने वालों का अंत हमेशा दर्दनाक होता है। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।